हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आज के वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं हमारा अतीत, जो हमारी बुक है हिस्ट्री की, उसी में हम लोग आपका सेकेंड जो आपका चैप्टर है, इस सेकेंड चैप्टर की आपका जो है बात करने वाले। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, जैसे कि पता है चैप्टर नंबर 2 है नए राजा और उनके राज्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम आपको पता है जब हम लोग पढ़ते हैं तो कोई भी एक बच्चा माइक लेकर चैप्टर को पढ़ता है, फिर हम लोग उसके बाद मैं आपको समझाता चलता हूँ। तो कोई भी बच्चा अगर माइक लेकर किसी भी स्कूल से चैप्टर को पढ़ना चाहता है खड़े होकर, तो आप पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? प्रियंका रावत। ठीक है बेटे, प्रियंका चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करें आप। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र ए में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदम्ब, मयूर सर्पण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए बेटे। देखिए, हम चैप्टर नंबर देख रहे हैं नए राजा और उनके राज्य। आप देखेंगे कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का ऐसा समय है कि जब नए नए राजा बनेंगे, नए नए इसमें क्षेत्र जो है उभरेंगे। तो ऐसे में अगर आप देखो तो कुछ मानचित्र हमको दिखाया गया है, इसको आप गौर से देखो। ठीक, अब देखिए, इंद्रप्रस्थ किसका नाम है पुराना? दिल्ली का नाम। ठीक, ऐसे ही है कन्नौज, प्रयाग, बनारस, पहाड़पुर। ठीक, राष्ट्रकूट, पूर्वी चालुक्य, चोल, चेर और नीचे मिलेंगे पांड्यन। ठीक, यह है उत्कल कोस्ट, ये है आपके परमार, ये है चंदेल और ये है गुर्जर प्रतिहार। ठीक, और ये है चौहान। ध्यान दीजिए, ये क्या है? चौहान, यानी कि चौहान नहीं, ये है चौहान। ध्यान देना है आपको, क्या है? चौहान। ठीक,
मंसूर के अरब, ठीक, मुल्तान के अरब। ये देखिए कि इस समय कुछ ऐसे नए क्षेत्र हैं जहां पर नए नए राजा आपके बनकर आपके सामने उभरेंगे और आपके सामने जो है आएंगे। आप इनको गौर करके देख लीजिए, ठीक। तब आपको सारी जो पृष्ठभूमि है, सारी चीजें हैं, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ हो जाएंगी, ठीक। देख लिया। अब चलिए, कह रहे हैं कि नए कुछ राजवंशों का उदय हुआ। इन्हीं राजवंशों को अगर आप गौर करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा 7वें महाद्वीप के आते आते अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े भूस्वामी और कुछ योद्धा और सरदार के आगे थे, अस्तित्व में आ गए थे, ठीक। उन्हें आप देख सकते हो, ठीक। उनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि वो क्या करेंगे, राजा के लिए, स्वामी के लिए उपहार लेके आए, दरबार में हाजिरी लगाएं, सैन्य सहायता उपलब्ध कराएं, ठीक। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर ये सारी चीज जो है अपने आप को देखें, और महामंडलेश्वर जो है पूरे मंडल का आपका स्वामी है, और इन्हें घोषित करें, ठीक। और कभी कभी आप देखते थे कि जो भूस्वामी होता था, जो महामंडलेश्वर स्वामी था, वो अपने आप को किसी के अधीन होने से मना कर दिया करता था कि अब मैं क्या नहीं हूं, किसी के अधीन नहीं। ऐसा ही एग्जाम्पल मिलेगा दक्कन में। आप राष्ट्रकूट देखोगे, राष्ट्रकूट को देखिए, दक्कन का मतलब साउथ। ये देख रहा है आपको, राष्ट्रकूट दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक। इस जगह को देखिए। और कर्नाटक में चालुक्य, बगल में चालुक्य भी दिखाई देंगे। ये कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हैं, ठीक। कह रहे हैं कि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट प्रधान था, यानी कि जो राष्ट्रकूट राज्य उसका हेड कौन था, उसका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था? दंती दुर्ग। और स्वामी कौन था? चालुक्य उसका स्वामी था, ठीक। ने हरा दिया हिरण्यगर्भ, सोने का गर्भ। उसने एक अनुष्ठान कराया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ का मतलब है सोने का गर्भ। एक वो पूजा घर आता है, और कहते हैं अगर कोई हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान अगर कोई ब्राह्मण कर दे किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय यानी कि राजपूत हो या ना हो, लेकिन वो इस अनुष्ठान करने से जो है आपका क्षत्रिय जो है आपका बन जाता है, ठीक। अन्य कुछ उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुष भी अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूरशरण में और गुजरात प्रतिहार ब्राह्मण चंद्र थे, जिन्हें अपने परंपरागत भेषों को छोड़कर अपना शस्त्र अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में आगे सफलतापूर्वक उनको स्थापित कर लिया, ठीक। ये हमको बेसिकली देखने के लिए, इसमें समझने के लिए मिला। अब देखिए कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं परिवार के पुरुष अपनी राजशाही कायम करेंगे, किसके आधार पर? सैन्य कौशल के आधार पर, ठीक। और ऐसे ही हैं आपके दो बड़े फेमस, गुजर प्रतिहार, ठीक, और मयूर शरणम, ठीक है। आप देखेंगे कि ये क्या करेंगे, जिस तरह की इनकी परंपरागत भूषा थी उसे छोड़ देंगे, ये शस्त्र वगैरह पहनते थे। अब क्या है, राजस्थान में इस तरह का शासन स्थापित होगा। अगर आप गुजर प्रतिहारों का क्षेत्र देखोगे, बेसिकली मैं आपको बता दूं तो देखिए ये है मध्य प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली तक, ठीक। और इधर चंदेल, आपने सुना होगा बेसिकली चंदेल अगर आप लोग देखोगे ये गुजर प्रतिहार की शाखा से ही संबंधित थे। जो आपके चंदेल वंश वाले थे ये क्या थे? गुजर प्रतिहार की शाखा से ही संबंधित माने जाते हैं। और कहा है कि इस क्षेत्र में आपका गुजर प्रतिहारों ने बहुत लंबे समय तक आपका शासन किया, ठीक। क्या किया है? बहुत लंबे समय तक शासन किया है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यों में प्रशासन। अब ये तो हमने पढ़ लिया कौन कौन से नए राजा बने, कहां बने, कैसे बने, क्यों वो पहले आपके योद्धा थे, अपनी कुशलता के दम पर क्या करा उन्होंने, वो सैनिक हो गए, आपके राजा बन गए, ठीक। अब थोड़ा सा इससे आगे का क्रम हम लोग आपका देखते हैं कि वो किस तरह से अपने राज्यों में शासन प्रशासन चला रहे थे।
इसको देखते हैं। कह रहे कि जो नए राजा हैं इनमें कई इकाइयां बनी, जैसे महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्धन यानी कि 3 भवनों का स्वामी। इसी तरह अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की गई, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसानों, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ ही अपना सत्ता साझेदार करते थे। किनके साथ थी उनकी सत्ता? उनकी सत्ता थी किसके साथ थी बच्चों? जो किसान लोग हैं उनके साथ, आज व्यापारियों के और ब्राह्मणों के साथ ही सत्ता आपकी साझेदार बनी हुई थी। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अथवा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए, मनाने या के लिए बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजा स्वामी व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब कह रहे जो राजस्व है कौन देंगे उसे? जो व्यापारी है उन लोगों को भी ये राजस्व आपका देना पड़ता था। यानी कि राजा को अपना अगर शासन प्रशासन चलाना है तो उसे राजस्व की जरूरत पड़ती है। और राजस्व के जो तरीके हैं, आप भेंट में दीजिए, आप नजराने के रूप में दीजिए, आप टैक्स के रूप में दीजिए, आप व्यापारी से लीजिए, आप किसान से लीजिए। क्लियर है? तो हर वर्ग के व्यक्ति से जो टैक्स है वो आपका लिया जाता था। अब देखिए, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार होते थे। और कह रहे हैं कि जिन चीजों से टैक्स लिया जा रहा है ये बेस थे राजा का आधार डिसाइड करने में। ठीक, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण का भी इस्तेमाल होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शकल में धन मिले तथा जमीन और व्यापारी वर्गों के लिए प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। क्या होता है? इन सब की संभावना जो थी बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही होती थी। कह रहे जो भी आपका नए पद पर बैठेगा वो जो आपके परिवार, जो आपके राजा के बड़े प्रभाव में रहते थे या जो राजा के आपके निकट में आपके प्रभावशाली थे, उन्हीं को क्या मिलता था? जो मोटी मोटी पदवियां थी, जो उनको काम थे, अधिकारी थे, ये सब उन्हीं को ही दी जाती थी। ठीक, और कह रहे परिवारों के बीच से ही की जाती थी और सामान्य प्राय वंशानुगत होती थी। यानी कि आज बेटे का जो बेटा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सामंत ए बना है तो ए सामंत का ही लड़का उसी पद पर होगा। तो यानी कि जो भी पद था वो योग्यता के आधार पर न होकर आपका परिवार और प्राय वंश के आधार पर ही था। सेना में भी ऐसा ही होता था। यानी कि आज कोई सेनापति है तो आने वाले समय में उसका पुत्र भी उसके स्थान प्राप्त कर लेगा। कई बार राजा के निकट संबंधी इन्हें औधौन पर होते थे, यानी कि उनके पास पड़ोस के जो लोग थे उनको भी वो आपका लगवा दिया करते थे। ठीक, तो एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप मुझसे पूछ लें, फिर थोड़ा सा हम इसमें आगे आएंगे और इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं उनको हम एक एक करके गौर करके सारों को पढ़ेंगे और अच्छे से देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। बात करें प्रशस्तियां और भूमि अनुदान की। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दार्थ से सत्य भी नहीं हो सकते थे। क्या नहीं होते थे आपके? सत्य भी नहीं होते थे। यानी कि हमको प्रशस्तियों में कुछ ऐसे शब्द लिखे मिले हैं, कुछ ऐसे वाक्य जो शायद वो सच ना हो, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती थी कि खुद शासक को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। कह रहे जो ये आपकी प्रशस्तियों का मतलब है किसी राजा के बारे में की गई प्रशंसा को ही हम कह सकते हैं ये प्रशस्ति है। ठीक, क्या है? ये आपकी प्रशस्ति है। यानी कि राजा की प्रशंसा में की गई चीजों को हम प्रशस्ति का रूप मान सकते हैं, कह सकते हैं कि खुद शासक को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान
ब्राह्मणों द्वारा रची गई हैं और अक्सर ये प्रशासन में मदद करते थे। ठीक, अब देखिए नाग भट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान मतलब अपने बारे में बताया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रस्तुति में प्रतिहार नरेश नाग भट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सैदव, विदर्भ यानी महाराष्ट्र, कलिंग का उड़ीसा यानी कि एक हिस्सा में राजा में आगे धराशायी हो गया और जब वे राजकुमार थे उन्हें कन्नौज के शासक चक्र युद्ध में आपका पराजित किया। उन्हें बंग यानी कि बिहार का हिस्सा, अंतर मतलब गुजरात, मालवा मतलब मध्य प्रदेश, कृत मतलब वनवासी, तुर्कास मतलब तुर्क, वत्स और मत्स्य मतलब दोनों उत्तर भारत के राज्य को पराजित किया। यानी कि आप सोच सकते हो कि जो नाग भट्ट है गुर्जर प्रतिहार का शासक, इसने बहुत सारे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया और बहुत सारे लोगों को इसने क्या किया, आपका पराजित किया। तो उसकी उपलब्धियों के बारे में आप ये प्रशस्ति को थोड़ा सा देख सकते हो। इस प्रकार में उसकी प्रशंसा के विषय ये देखिए इस प्रकार की होती थी प्रशस्तियां। आप इनको देखिए एक बार, ये ताम्र लिपि की लिखी हुई प्रशस्तियां पत्र हमको मिले हैं। आप इनको देखें कि कैसे इनमें एक लिखावट हमको दिखाई गई है। तो ये किसी राजा, महाराजा, शासक की उपाधियों के बारे में, उनके वर्णन के बारे में, उनकी विजय गाथाओं के बारे में ये हमको एक्सप्लेन करती हैं, ये उनके विषय में हमको बताती हैं। क्लियर है? हमें इन पर जो है आपका ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित मतलब तांबे की शीट पर ये लिखी जाती थी जो भूमि आपका उनको दी जाती थी। तो उनका विवरण है, थोड़ा संस्कृत थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम पत्रों को एक संग्रह है जिसे 9वीं शताब्दी के एक शासक द्वारा दी गई भूमि दान के रूप में अनुलेख है। जिन कड़ियों को ये पत्र जुड़े हैं उनपे राजशाही की मोहर लगी है जो यह बताती है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ये देखिए ये मोहर लगी हुई है ना, इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये मोहर इंडिकेट दिखा रहा है कि जो चीज है वो ऑथराइज है उस समय के आपका शासन में। ठीक, अगला देखिए कह रहे भूमि के साथ क्या क्या किया जाता था। कह रहे जो भूमि दान में दी जा रही थी या जो भूमि थी उस समय क्या होता था। तो विशेष कर जो चोल है उन चोलों के विषय में आपका मिल रहा है और आप उसको चोलों के विषय में दे सकते हैं। यह चोलों के द्वारा किया गया एक भूमि अनुदान आपका तमिल भाग है का ही अंश है। क्या है, हमने मिट्टी की एक मेड़ बनाकर हाथ से ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी चबूतरे, नहरें, खाई, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अनार, मछली तालाब, मधुमक्खी आदि ये सब चीजें हमको क्या है इसमें दिखाई दी है। ठीक, और आप इनको देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये सारी चीजें हैं। और आप ये सब वो चीजें हैं जो आपका जमीन मतलब जो है ये आपकी दी गई है, ठीक, अनुदान में उनके विषय में लिखा गया है। यह भूमि मिली है वह इसी से कर भी वसूल सकता है। वह न्याय अधिकारों द्वारा जुर्माने के तौर पर कर वसूल सकता है। पान के पत्तों को लगवाकर भूनकर उन्हें कपड़े पर लाने को कर, साथ ही वाहनों के लगवाने को वसूल सकता है। ये पक्की ईंट के बने ऊपरी माल के बड़े कमरे बना सकते हैं। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते हैं। पेड़ और कटीदार झाड़ियां लगवा सकते हैं। जरूरत हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। कैसा हो, जो तटबंध है उनका निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोत का उल्लेख है उन्हीं सूची बनाइए, उन पर विचार कीजिए, परामर्श कीजिए। ये कैसे हुआ है, क्या है, इसके विषय थोड़ा सा। ठीक, तो एक बार आप देखिए कि प्रशस्ति पत्रों पर किस प्रकार से उनका काम किया जाता था,
क्या उनका वर्णन था, कैसे राजा उनको अनुदान के विषय में लिखते थे, इन सब के विषय में आप बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत अच्छे से आप इनके बारे में एक एक करके गौर करके पढ़ोगे कि ये क्या चीजें हैं, कैसे क्या है। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। धन के लिए युद्ध, आपने यह गौर किया होगा कि इसमें प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। क्या करते थे? प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से ये वांछनीय क्षेत्र था। गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल शासकों को दिए गए सदियों तक कन्नौज को पर नियंत्रण को लेकर ये लड़े गए थे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसे चर्चा को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रशासन कर दिया है। इसलिए जब वे एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते हैं। जो भी कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते हैं, वे आप अध्याय 5 में इनके बारे में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कि चैप्टर नंबर 5 में इनके बारे में आप बहुत अच्छे से, आपका विस्तृत से जो है आप इनके विषय में पढ़ोगे। ठीक? और आपको इनके विषय में सब कुछ जानने का मौका भी जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक? तो आप इनको एक एक करके थोड़ा सा गौर करके जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप इन पर गौर कर सकते हैं। चलिए, देखा बच्चों इतने। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद। अब मुझे बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो महमूद गजनवी के विषय में जानते हैं कि अरब का सुल्तान था महमूद गजनवी। इसकी बड़ी अच्छी कहानी है जिसको हम लोग आपका अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी। चलिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है, उसने 997 से लेके 1030 तक शासन किया। अपने नियंत्रण में मध्य एशिया के भाग, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक था। लगभग हर साल वो उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना संपन्न मंदिर, जिसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। महमूद जो धन लूट के ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी यानी कि जो उसकी राजधानी है, वे एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। यानी कि वो केवल क्यों लूटता था उपमहाद्वीप भारत को, खास कर सोने के मंदिरों को, क्योंकि वो जानता था कि इस उपमहाद्वीप में संपन्न भारत के बहुत ऐसे मंदिर हैं जो क्या है, धन धान्य और संपत्ति से भरे हुए हैं। अगर मैं इनको लूट लूंगा तो मेरा जो क्षेत्र जो गरीब है गजनवी, वहां जाकर मैं अपना नई राजधानी को विकसित करता हूं और अपनी जनता को जो मुझे चाहिए सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। ठीक? इसीलिए वो क्या करता था, भारत उपमहाद्वीप में हमेशा आपका युद्ध करने की फिराक में रहता था। और जो ये क्षेत्र है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंध, काबुल तो कांधार वाला, इसी से अपना युद्ध को प्रारंभ करता था। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आज फिलहाल जितना चैप्टर आपको पढ़ाया गया है आप इसको रिवीजन कर लें, पढ़ लें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी मिलती है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरे को समाप्त कर देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।